नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। मणिपुर के कांचीपुर में बुधवार को कैथोलिक स्कूल के बाहर हुए एक बम धमाके में 5 लोग जख्मी हो गए। सभी घायल शिक्षक बताए जा रहे हैं, जिनमें एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। धमाका बुधवार शाम रिमोट कंट्रोल बम से किया गया था। बताया जा रहा है कि बम स्कूल से कुछ दूरी पर एक कूड़ेदान में रखा गया था। तभी स्कूल के पास गुजर रहे एक शिक्षक की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने जब कूड़े में रखी वस्तु को संदिग्ध पाते हुए बाहर निकाला तो उसी दौरान बम फट गया। धमाके में 5 शिक्षक जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि बाकी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल इस धमाके की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। वहीं पुलिस को भी अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, जिसकी वजह से मामले की जांच काफी धीमी चल रही है। अगरतला के कमल घाट में सोमवार को बीडीओ ने एक पैदल यात्री को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। वही घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की ये तस्वीरें कमल घाट इलाके की हैं, जहां बामुटिया ब्लॉक के बीडीओ बिजॉय सिंह की तेज रफ्तार गाड़ी ने एक शख्स की जान ले ली। घटना से गुस्साए लोगों ने सिमना अगरतला रोड को जाम कर जमकर हंगामा किया और बीडीओ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि सोमवार की दोपहर कृष्ण सरकार नाम का शख्स कमल घाट में ICFI यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रहा था। उसी दौरान लापरवाही से गाड़ी चला रहे बीडीओ बिजॉय सिंह ने कृष्ण सरकार को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर चक्का जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही मोहनपुर सब डिवीजन के SDM और SDPO मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि मृतक के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बीडीओ की एक लापरवाही की वजह से बेकसूर कृष्ण सरकार को अपनी जान गंवानी पड़ी और अब मुआवजे की दुहाई देकर उनकी जान की कीमत लगाई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई मुआवजा किसी की जान की भरपाई कर सकता है? हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि सड़क पर चल रहे हर शख्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी एक गलती किसी को मौत के घाट उतार सकती है। जुलांग गांव में मंगलवार को बीमारी के चलते सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता तासार संजोय का निधन हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने संजोय के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता तासार संजोय के निधन पर दुख जताते हुए कहा है कि हमने ऐसे प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता को खो दिया, जिन्होंने पिछड़े और दलित लोगों के उत्थान की दिशा में बेहद ही सराहनीय काम किए हैं। बता दें कि तासार संजोय ने अपनी करियर की शुरुआत बतौर शिक्षक के रूप में की थी और फिर कई युवाओं को शिक्षित करने का बीड़ा भी उठाया था। उन्होंने व्यापार समुदाय के हित की रक्षा करने की पहल भी की थी और तासार संजोय मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गेगांग अपांग ने भी संजोय के निधन पर दुख जताया। वहीं ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष युमलाम आचुंग ने संजोय को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्हें समाज के कल्याण के लिए किए गए कामों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। It is his death not only great shock, but has caused irreparable loss to the society, to organization Donji Mission, Bom Kakar Mission, and his entire family members, all the the known circle and entire state of Arunachal Pradesh and country. He was a philanthropist. He was my helping hand. And he has been working with me right from his childhood, young prime age, and has been with me even 10 years. मेरा तरफ से तो हम बहुत दुख हैं और आशीष संजय जो है हम लोग का आईमा का फाउंडर है। तो कुछ टाइम वो क्या है, इज ए गुड मैन, हमेशा यूथ को हमेशा इनकरेज देता था और वो अपना आईमा को बना के मार्केट में जो काफ़ी, जब यहाँ में पुलिस कंट्रोल नहीं था, लो इन्फॉर्मेशन स्टेट बहुत था जमाना में, तो वो बहुत दुकानदार था, बिजनेस कम्युनिटी को हैंडल के वो जो सर्विस दिया। और एक पर्सनैलिटी हमको छोटा भाई बोलता था, हम उससे वो हमको भी हमेशा करेज देता था और कहीं भी देखो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, जो बोलता है जो सोचता है वो बोल लेता है और दूसरा जैसा दिल में किसकिसा और उसका ही आदमी को हिन्हा करना जिले से ऐसा नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात था। तो आज उसका बिजनेस हुआ जो है हम लोग बिजनेस कम्युनिटी के लिए, अपना मेरा सोसाइटी के लिए बहुत दुख का बात है। और उसी में हम लोग का जितना एजुकेटेड आईमा लोग भी, आईमा का मेम्बर लोग बहुत दुख है और हम लोग यही उसको प्रार्थना करेगा कि उसका आत्मा शांत हो।
अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा लागू होने के बाद से एक नई बहस चालू हो गई है। इस संबंध में मंगलवार को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अफस्पा के मुद्दे पर चर्चा की गई। अरुणाचल प्रदेश जैसे शांतिपूर्ण राज्य में अफस्पा कानून को लागू करना कितना सही साबित होगा और इसके भविष्य में क्या नतीजे निकलेंगे, इस पर चर्चा के लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन के सहयोग से एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों, छात्र संगठनों और विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया था। चर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे ह्यूमन राइट अलर्ट के डायरेक्टर बबलू लाई तोंगबम ने अफस्पा को भारतीय संविधान के लिए एक अल्ट्रा वायरस बताया। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर केंद्र की सरकार अन्य अशांत राज्यों में उग्रवाद से निपटने के लिए सक्षम है, तो पूर्वोत्तर के शांत राज्यों में इस कानून की क्या जरूरत है। वहीं चर्चा में शामिल हुए पैनलिस्ट एडवोकेट टोनी पर्टिन ने कहा कि उग्रवादी अरुणाचल प्रदेश को उनके कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आर्मी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सेना अफस्पा का इस्तेमाल आतंकियों से निपटने की बजाय लोगों को परेशान करने के लिए कर रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में महिला आयोग की अध्यक्ष मिताली तिनखत्रा ने भी अफस्पा का विरोध किया। उन्होंने जुलांग में सेना द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित किए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार को सबक लेते हुए अफस्पा को प्रदेश से हटाकर लोगों को राहत देनी चाहिए। This Tarasun incident is a wake-up call for all of us. Under our also there is a Section 6 where there is a complete, our army has the security forces a complete immunity. If somebody wants to take an action to file a legal suit, it has to seek permission from the central government. Why our state government is not capable enough to handle this situation? Telling me that he mentioned that there are some organizations, human rights organizations, under which the militants are trying to protect themselves. Just because of one or two organizations, you cannot violate the rights of innocent people. Armed Forces Special Powers Act needs to be reviewed. Probably that's the first time Joseph Verma ever confronted activists from Northeast and particularly women. And he very clearly stated that at least on sexual abuse, you cannot have this impunity. It is one thing that you kill two people instead of one when you are in confrontation, but here is a situation where you are deliberately trying to overpower women and sexually abuse. It has nothing to do with national security. But even that little amendment, we are still yet to see that. There are insurgency and therefore we have to use Armed Forces Special Powers Act. We have always been arguing, look at Chhattisgarh, look at Jharkhand, look at Bihar. If you are able to deal with that level of insurgency, which is at least 10, 20 times more than any insurgency in the Northeast today, why do you need Armed Forces Special Powers Act to deal with our people here? If anybody is being fired upon, if any of us, forget about the army, if anybody attacks me violently, I have a right to defend myself. This is what the law of this land gives. More so, army have, paramilitary have, police have all the impunity that is needed to operate. So please ensure that these instruments that are meant to deal with law and order situation in this country are fine-tuned and they are geared up towards dealing with internal situation. And please leave the army to fight the real enemy when we are being attacked by the real enemy. Please don't use the army to deal with these poor girls in Paraso. They have nothing to do with national security, and please leave them. Armed Forces Special Powers Act cannot be applied even if there was a state of emergency in India, because it suspends a right which cannot be suspended even in situation of war or emergency, namely the right to life of citizens. And life is sacrosanct. No law can take away our life, irrespective of what you believe. The basic reasons for implementing this AFSPA is the militant activities. And what are these militant activities? They are not simple gunda. Their agenda is secession from India with full sovereignty. You talk of Alpha, you talk of all the factions of militants in Manipur, you talk of NSCNs and the militants in Jammu and Kashmir. They all talk of sovereignty and secession from the India. And government of India didn't want that secession. And hence, only to contain these militants, AFSPA was invoked and military operations were
resorted to, resulting in many incidents. My learned friend Bablu has taken us to so many instances of violation of human and civil rights. Now, AFSPA 1958 included the territory of Arunachal Pradesh, but it was never invoked in the state, in our area. It was only in 1991 when the situation has gone worse because of NSCN in Tirap and Changlang. AFSPA was invoked in Arunachal Pradesh in Tirap and Changlang district then. Subsequently, at a later stage, when these militants started using the forest area bordering Assam for their militant activities, it was extended up to 20 kilometers from the border of Assam. And therefore, it is wrong to say that in 2015, AFSPA was invoked in Arunachal Pradesh. AFSPA has been in operation in Arunachal Pradesh. Is there any home-ground militant groups? All these human rights, whatever history has been quoted, is based on the conduct of home-ground militant groups. In Arunachal Pradesh, we don't have. The Adis don't have any militant groups. Now, when we don't have any militant groups, my first point is the support against AFSPA in Arunachal Pradesh should be based on situation of Arunachal Pradesh and not based on the situation of Assam, Manipur or outside Arunachal Pradesh. As far extension up to 20 kilometers may be continued. If situation so demands, AFSPA may be extended beyond 20 kilometer area, but the extension should be based on case-wise and location-specific. अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा को लेकर विरोध जारी है। सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी संगठन अफस्पा को हटाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी अफस्पा को हटाने की मांग की है। If you see in the last 1 month, where are the places where insurgency activities are highest in this country? It is in Chhattisgarh area, it is in the Maoist area. Certainly not. The situation in Arunachal Pradesh does not warrant calling out the military to start a military operation. These are issues. If the Chhattisgarh insurgency, if the situation in Jharkhand can be controlled without calling out the military and without giving a blanket power like the Armed Forces Special Powers Act, I mean, one cannot understand why do you need such a law for such a peaceful place like Arunachal Pradesh. It is also very clear that even though AFSPA has been imposed to deal with insurgency, there is not a single instance where AFSPA has been able to solve insurgency. It is not solving insurgency, it's creating more and more insurgency. And Arunachal Pradesh is a very peaceful place where there could be some people who have infiltrated here, and I think there is more than enough power that paramilitary can use, the police can use to deal with that situation. So when you are releasing such a law which gives blanket power and impunity to kill people, to rape women, there is already an incident which has been reported. And if these incidents increase, this will only alienate the peace-loving people of Arunachal Pradesh, and it will start a whole criminal nexus, a security situation, a cycle of violence where insurgency will increase. So AFSPA is not the solution, but it adds to the whole insurgency situation. In Manipur, in 1958, when it was imposed, there was one insurgent group, the NNC. Today we have more than 50. We certainly don't want Arunachal Pradesh to go this path. Many a time we have protest AFSPA in Arunachal Pradesh in the form of dharna, in the form of agitation, in the form of rally, under the banner of NESHO. And today we floodly
refuse and accept the imposition of ASPA in Arunachal Pradesh. तो अभी अफसू का स्टैंड ये है, until and unless we get this black and white paper from the MHA, तब तक हमारा जो है we will continue our movement. We cannot go for rest. तो इसलिए हम अभी भी हम जो है I cannot agree in the line of Mr. किरण रिजिजू. वो अगर काल का मीडिया में ये बोला है कि हम जो है रोल बैक करेगा, रोल बैक कर रहा है तो वेयर इज पेपर, वेयर इज वाइट एंड ब्लैक पेपर? आप यू कैनॉट आई वाज द पीपल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश. तो अभी हम लोग जैसे हमारा जो एक्सपर्ट लोग बोला है, फर्स्ट में देयर टैक्टिक्स इज फर्स्ट दे विल आस्क फॉर दिस टेम्पररी, देन आफ्टर दैट again they will put for permanent. तो इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं चाहता है कि temporary भी we cannot going to give a permission to government of India for imposition ASPA in Arunachal for temporary basis also. Tooth and nail we oppose, entire student community of the state, entire NGOs of the state, we are in a totality, we are in a one-sided. We cannot go for compromising and for imposition of ASPA in Arunachal Pradesh. Yesterday we have meeting with the Chief Minister and we have meeting with the Home Minister of the state. They flatly refused. Before imposition of ASPA in Arunachal, the MOs, Mr. Kiran Rijiju never been asked for this imposition of permission. It's a great shock that the government of India has extended imposition of ASPA in the 12th district of Arunachal Pradesh. This is a very controversial act. Since the inception of NESO, Northeast Students Organization, we are fighting for repealing of this act. Because this is not a human act. This is not an act fit for civilian society. This is a very inhuman act. This is the very ridiculous act. It's an act where license to kill has been given on suspect. India itself is claiming that we are the most famous democratic nation in the world. And on the other side, there is a law like ASPA where anybody can be killed on suspect. It's a very shameful, and this act was imposed in the. This act was made in 1958. Since then, we have seen the consequence of imposing this act. Since last 57 years, we have experienced lots of experience that our sisters have been taken out of the house and they were raped in front of their family members, and lots of our brothers have been killed in their family members. There are lots of cases we have witnessed, and even we cannot file a case against those who have committed the crime, those army personnels. Because in order to file the case, we have to take prior permission from the central government. So complete impunity is there, and great power has been invested to the army personnel. So this is very, very shameful. And in 2004, the Prime Minister, the Honorable Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, in 2004, he made clear statement that this is very inhuman act, and it will be replaced by a more human act. ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन ने राज्य के कैथोलिक स्कूलों को खोलने के लिए एक नई पहल की है। यूनियन ने स्कूलों के सामने ह्यूमन चैन बनाकर स्कूलों को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया है। उग्रवादी संगठन की धमकियों के चलते पिछले 1 महीने से स्कूल बंद थे। पिछले 1 महीने से जिन स्कूलों में ताले जड़े हुए थे, आज उन्हीं स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। उग्रवादी संगठन केसीपी की धमकियों के चलते मणिपुर के कैथोलिक स्कूलों को बंद रखा गया था, लेकिन अब सभी धमकियों को दरकिनार करते हुए स्कूलों को खोल दिया गया है। ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन ने स्कूलों के सामने ह्यूमन चेन बनाकर स्कूलों को सुरक्षित रखने का फैसला किया है। पिछले 2 दिन से खुले स्कूलों में पहले दिन तो बेहद ही कम छात्र पहुंचे, लेकिन दूसरे दिन छात्रों और शिक्षकों की तादाद में इजाफा हुआ है। वहीं राज्य सरकार ने भी अब सभी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर स्कूल नहीं खोले गए तो स्कूलों की संबद्धता को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सुरक्षा बलों को भी स्कूलों के पास तैनात किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश के बंदरदेवा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हाल ही में ट्रेंड हुए सिविल पुलिस के 43वें बैच के कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन के जवानों और टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। राज्य के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। पासिंग आउट परेड में सिविल पुलिस के 212 कांस्टेबल, 4 AAPBN के सिपाहियों, इंडियन रिजर्व बटालियन के 116 जवानों, 11 हेड कांस्टेबलों और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के 342 सिपाहियों ने हिस्सा लिया था। पासिंग आउट परेड के दौरान 1 साल की ट्रेनिंग लेने वाले सुरक्षा बलों में आत्मविश्वास देखने को मिला। सुरक्षा बलों ने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए, जिसे देख सब दंग रह गए। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए राज्य के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने सभी प्रशिक्षण प्राप्त जवानों को बधाई दी और आह्वान किया कि वो अनुशासन बनाए रखें और एक सच्चे पुलिसकर्मी के रूप में समाज की सेवा करें। इस दौरान ब्यालिंग ने ट्रेंड हुए सुरक्षा बलों के बीच पुरस्कार का वितरण किया। वहीं डीजीपी एस नित्यानंदम ने परेड में कोर्स की रिपोर्ट प्रस्तुत की, साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान सभी ट्रेनरों का स्किल डेवलपमेंट किया गया है और हर चुनौती से निपटने की ट्रेनिंग भी दी गई है। इस दौरान अरुणाचल विधानसभा से नाबम रेबिया, वरिष्ठ अधिकारी, अर्धसैनिक बलों समेत कई लोग उपस्थित रहे। ये ऐसी चीज है, ये पुलिस का जो सर्विस है, ये एक एसेंशियल सर्विस का टाइम में भी है। आप लोग टर्निंग में जितना भी टर्निंग लिया होगा, ये टर्निंग इंस्टीट्यूशन जो पीटीसी है, ये आपका एक मंडल जैसे है, ये आपका चार्ज जैसे, गंपा जैसे है। क्या आप जितना भी सीखा खाल को आपको बहुत काम आएगा, और जो भूल जाएगा आपको काम नहीं आएगा। इसलिए अभी आप सबको यही करना होगा। मेरा भरोसा भी है, विश्वास भी है, सही सर्विस देगा स्टेट के लिए, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर प्रोग्राम के लिए आप जरूर सर्विस अच्छा देगा, आपको सर्विस का क्वालिटी अच्छा होगा, ये मेरा भरोसा है। सरकार को साथ देना है और देश का, स्टेट का, लोग का ओपोस में लॉ एंड ऑर्डर प्रोग्राम को कंट्रोल करना ड्यूटी आपका है। जब तक आप अपना ड्यूटी को नहीं निभाएगा, आपको डिसिप्लिन के साथ आप नहीं रहेगा, आपका भी खुद बदनाम होगा और स्टेट का भी बदनाम होगा। इसलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। I take this opportunity to congratulate the newly passed out constables for the completion of their basic course successfully and the trophy winners of various events. It is also my proud privilege to welcome 342 newly passed out constables into Arunachal Pradesh police family. Sir, 343 recruit constables of civil police, APBN, IRBN and basic operator course telecom joined PTC Bandardeva in the month of April 2014. Out of 343 recruit constables, 212 are from civil police, 4 are from APBN, 116 are from IRBN and 11 from basic operator course. There are 194 female recruits and 149 male recruits. One recruit constable could not participate in the passing out parade as he is under medical treatment at Guwahati. The recruit constables who are passing out today were put through rigorous and intensive training in PT, parade, weaponry, unarmed combat and other outdoor activities including indoor classes. Special emphasis and impetus was given to improve their training curriculum. While imparting training, in addition to the training syllabus prescribed by BPRND, we have also incorporated appropriate changes as per the local conditions and requirement. They have been taught about the fundamental knowledge and skills required for police functioning to make them a professionally competent police personnel to face any kind of challenges relating to police work, such as crowd control, prisoners escort, remittance escort, field craft, cordon and search, arrest,
patrol, ambush and counter-ambush, behavioral aspects, etc. Emphasis has also been given on gender sensitization and traffic signals and regulation in their training. पापुम-पारे जिले के अंतर्गत आने वाले तारासो सर्कल में चल रहे विकास कार्यों से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाल ही में तारासो में बिजली, सड़क और हवाई संपर्क से संबंधित कुछ विकासात्मक कार्य किए गए हैं। तारासो सर्कल के विधायक और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नाबम रेबिया ने पिछले कुछ दिनों में जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इससे इलाके के लोग बेहद खुश हैं। पिछले कुछ दिनों में तारासो में शिक्षा, बागवानी, कृषि, बिजली, सड़क और हवाई संपर्क से संबंधित काफी विकासात्मक कार्य किए गए हैं। ऐसे में इलाके के लोगों को बहुत खुशी है कि उनका क्षेत्र विकास की राह पर है। वहीं क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए वहां IRBN पुलिस चेक पोस्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटकों के लिए एक लॉन्च भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही गेरा लेक के रेनोवेशन, क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तारासो की जिला परिषद सदस्य नाबम एका ने बताया कि क्षेत्र में कार्य बेहद ही अच्छी गति से चल रहा है। बता दें कि हाल ही में पर्यटन विभाग के संसदीय सचिव मामा नातुंग और स्थानीय विधायक नाबम रेबिया गेरा लेक और टूरिस्ट लॉन्च में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जितना यहाँ कंस्ट्रक्शन जो रोड है और उस तरफ अभी बालीजन टू तारासो कनेक्टिविटी रोड बना दिया, उसका और हेलीपैड अभी आप हेलीपैड से पावना से लैंड किया, ये सब हमारा टोकी साहब जी का और हमारा ऑनरेबल यहाँ का विधायक स्पीकर नाबम रेबिया जी का और हम लोग सबका योगदान का कारण से वो यहाँ उन लोग हम लोग को यहाँ का तारासो लोग को देखिए इतना आगे बढ़ा रहा है। स्कूल सेक्टर में और टूरिज्म सेक्टर में, एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, अभी हमारा यहाँ में बस्ती के लिए, रूरल एरिया के लिए प्लांटेशन, आपका लोबर प्लांटेशन और टी प्लांटेशन, अभी सब कुछ यहाँ तारासो का लोग के लिए अभी अरुणाचल सरकार काफ़ी डेवलपमेंट दे रहा है और यहाँ का लोग भी बहुत खुश है और यहाँ का आगे और बढ़ाएगा। और अभी एजुकेशन में भी स्कूल का अभी काफ़ी सेकेंडरी स्कूल एक है और तीन तो मिडिल स्कूल है और गर्ल्स रेसिडेंटल स्कूल है, वॉइस रेसिडेंटल स्कूल है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और यहाँ का जो स्कूल से निकलने वाला भी आगे पढ़ने वाला भी काफ़ी ऑफिसर बन गया और काफ़ी अभी प्राइवेट हर दूर दूर जगह में स्टेट में अभी यहाँ से इंजीनियर डॉक्टर भी बन रहा है यहाँ तारासो से। तो हम लोग यहाँ का तारासो का लोग, यहाँ का लोग अच्छा है तो इसीलिए सरकार भी इसको अच्छा पाता है, स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ का बच्चा भी अच्छा पढ़ाई एजुकेशन में है और ऑफिसर बन के भी अब तारासो का बहुत काफ़ी आगे निकल गया। तो इसलिए अभी धीरे धीरे तारासो दुनिया का जो लेवल में अभी बात काफ़ी आगे बढ़ रहा है और उम्मीद करता है कि आप लोग का नेटवर्क से अरुणाचल गवर्नमेंट और आगे देखिए, ये बात को देखिए और ये बात सुन के आगे इंटरेस्ट दे और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी इंटरेस्ट दे। यहाँ जो हम लोग तारासो स्पेशल ये पोटेंशियल एरिया, एग्री बस्ती रूरल एरिया का पोटेंशियल एरिया है, तो यहाँ में आपका बड़ा प्रोजेक्ट भी अभी पपुम में भी अभी हाइड्रो फाइबर बनाने जा रहा है, वो सब भी बनाने से यहाँ का काफ़ी आदमी लोग आगे डेवलप होगा। यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं उसके अलावा आपको क्या लगता है और क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? मेडिकल कॉलेज यहाँ देने से भी लैंड यहाँ का पब्लिक डोनेशन देने के लिए तैयारी है और यहाँ अरुणाचल की तरफ से यहाँ या आसपास में हमेशा यहाँ जो अंडरग्राउंड लोग यहाँ आना जाना मूवमेंट करता है, तो इसीलिए यहाँ में एक हमारा पुलिस IRBN सेंटर कुछ हेडक्वार्टर भी रखने से ठीक है और हम लोग यहाँ का जोरदार काफ़ी साल से प्रपोजल कर रहे हैं, तो यहाँ ये सब भी रख देने से और यहाँ का पब्लिक का सिक्योर हो जाएगा। जहाँ भी गवर्नमेंट का जहाँ भी रिक्वायरमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फैक्ट्री आना दूसरा फैक्ट्री, कुछ दूसरा इंडस्ट्री, वो सब आने से भी हम लोग वेलकम कर रहे हैं और हम लोग मांग रहे हैं अभी भी तारासो का पंचायत और तारासो का पब्लिक का तरफ ओर से, यहाँ का पब्लिक ओर से हम लोग सरकार को एनी टाइम में हम लोग वेलकम कर रहे हैं। अब हम लोग को प्रोविज़न दो, हम लोग यहाँ लैंड के लिए हम लोग सब यूनानिमसली हम लोग डोनर करने का तैयारी है। बस हम लोग सरकार हम लोग को आगे देना है। और रोड कम्युनिकेशन को लेके यहाँ पे जो रोड कम्युनिकेशन है उसकी सुधार के लिए क्या काम चल रहा है?
अभी रोड के लिए RIDF का आपका बालीजन टू रामगढ़ 14 किलो है। अभी ऑनगोइंग वो प्रोजेक्ट है, वो ऑलमोस्ट हो रहा है। नेक्स्ट इसी समय तक आप डिपार्टमेंट को और पब्लिक को अच्छा से रोड कम्प्लीटली मिल जाएगा। और उधर जो ब्रिज है वो RCC ब्रिज, उसको भी ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। अभी बस सोयल टेस्ट करके वगैरह करके अभी कुछ फॉर्मेलिटी करके अवार्ड करेगा। हम लोग स्टेट सरकार जो जिनियन में जो वर्क किसी कंपनी को भी अवार्ड कर देगा, हम लोग साथ देगा। और उसका बाद उधर नदी से उधर राडासो तक PMGY का रोड ऑलरेडी प्रपोजल में है। और मैं सरकार को यही दरख्वास्त है, अरुणाचल सरकार भी और हमारा स्टेट गवर्नमेंट और भी उसको जोरदार करके तरासो से उधर ब्रिज पॉइंट से राडासो तक रोड कलबट हो जाए। PMGY का रोड देने से बहुत अच्छा है, तो यहाँ का पब्लिक का अच्छा होगा या स्टूडेंट लोग का आना जाना भी अच्छा रहेगा। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मंगलवार को अगरतला के जगन्नाथ बाड़ी मंदिर में 21 दिनों तक चलने वाले चंदन यात्रा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगलवार को एक पवित्र तिथि थी और अक्षय तृतीया का बहुत शुभ दिन था। इसलिए अगरतला के जगन्नाथ बाड़ी मंदिर में चंदन यात्रा महोत्सव का आगाज किया गया। चंदन यात्रा उत्सव के एक भाग के रूप में जगन्नाथ बाड़ी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति के साथ शहर के कई इलाकों में रंगारंग रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। चंदन यात्रा का ये महोत्सव 21 दिनों तक मनाया जाएगा और पूरे 21 दिनों तक मंदिर में धार्मिक गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।